आज के लेक्चर में सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। अच्छा, ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या फ़र्क है, इसी तरह नॉमिनल इनकम और रियल इनकम में क्या फ़र्क है, यही क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में वर्ड नॉमिनल यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अमाउंट के लिए जब उसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट ना की गई हो, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। और इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब है अभी इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं हुई, और रियल का मतलब है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे फर्ज कीजिए पिछले साल जीडीपी थी 100, इस साल जीडीपी है 110। तो अगर इन्फ्लेशन की अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई तो हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी 10% से ग्रो की, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट 6% हो तो इसका मतलब है 100 में से 110 पे जीडीपी गया, 6 रुपये तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से। तो असल में दिखने में नॉमिनल जीडीपी लग रहा है 10%, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रियल जीडीपी कितना है 4%। ये जो जीडीपी हमने इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद कैलकुलेट किया ये कहलाता है रियल जीडीपी। इसी तरह बैंक अगर हमें ऑफर करे डिपॉजिट्स पे, जैसे पेंशनर्स होते हैं उन्हें सारी उम्र जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें ग्रेच्युटी वगैरह मिलती है, तो बाज़ औक़ात वो क्या करते हैं, ये सारी ग्रेच्युटी बैंक में जमा करवा देते हैं कि मंथली 10% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा सेविंग्स पे 10%, और इस पे वो अपना महीने का गुजारा करते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए ये 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ये नॉमिनल है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन रेट हो 4%, सेविंग रेट कितना है 10%, इन्फ्लेशन रेट हो 4%, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10 - 4 = 6%। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट ऑफ 14%, सेविंग रेट 10%, इन्फ्लेशन रेट कितना 14%, अब बताइए रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है -4। इसका मतलब ये है कि उस पेंशनर हजरात को 100 रुपये पे 10 रुपये मिल रहे होंगे, लेकिन असल में उन्हें 10 रुपये का फ़ायदा नहीं 4 रुपये का नुकसान है, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ साल पहले 100 रुपये की मिल रही थी अब 114 की मिल रही है। और उनके पास कितने टोटल मिला के 100 बैंक में 10 अपने पास 110। तो इसका मतलब ये है कि वो पेंशनर हज़रात पहले की निस्बत गरीब हो गए। साल पहले एक चीज़ जो खरीद सकते थे वो अब वो चीज़ नहीं खरीद सकते। ये क्लियर हो गया नॉमिनल वाला, और वो पुअर वाला थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया जी। और कोई क्वेश्चन जी? कंट्रोलिंग सप्लाई ऑफ मनी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये है। अच्छा, इसमें एक्सचेंज रेट लिखा हुआ एंड पे गई, एक्सचेंज रेट को काट दीजिए। एक्सचेंज रेट आपको याद होगा मैंने लेक्चर में भी कवर नहीं करवाया, हाँ वो काट दीजिए, वो नहीं लिखना हमने। हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इन्हें बाय या सेल करे। अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहता है, इसका मतलब है सेंट्रल बैंक मार्केट में कैश फेंकना चाहता है, तो वो सिक्योरिटीज को बाय करेगा। बाय करेगा तो सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटीज आएंगी और जाहिर है वो पे करेगा सिक्योरिटीज की प्राइस, तो मार्केट में कैश क्या होगा, मनी क्या होगा, इंक्रीज, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करना या सेल करना। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, इसे क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है। क्लियर हुई है बात?
जी और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चैप्टर 11 में जितने अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े सारे समझ आ गए? चलिए फिर आज के लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। आज हमने 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं चैप्टर 11 में से। एक कंसेप्ट होगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स टाइप्स एंड मेजर्स। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, और मेजर्स। मेजर्स किसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, कि इसका इलाज कैसे किया जाए, भाई रेमेडीज क्या है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए। और फिर दूसरा है फिलिप्स कर्व। आपको याद होगा कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि गवर्नमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। सेंस चेंज हुई पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वही है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी या अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, सिंपल। इकोनॉमिक्स में ज्यादातर जो हम डिस्कशन करते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को नहीं करते। यानी जब हमने कहना होगा मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो हम ये नहीं कहेंगे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई। क्योंकि इकोनॉमिस्ट इश्यूज को डील करते हैं, प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना बुरी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होना अच्छी बात है। ठीक है। उसी तरह एक दूसरा आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, कि इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है आज का फिलिप्स कर्व, ये बेसिकली इन्फ्लेशन पे बेस कर रहा है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट को डील कर रहा है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन को डील कर। ठीक है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट वैसे दोनों को डील कर रहा है। स्टार्ट करें डिस्कशन आज के। पहला कंसेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट। हम इसमें पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कितने हैं, और मेजर्स या पॉलिसीज क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। ये हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि लोग बेरोजगार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं और बेरोजगार हैं। अब जो जो घर में फारिग रहते हैं, जो नौकरी की तलाश ही नहीं करते हैं, वो भी बेरोजगार। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर नहीं करते। वो कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग नहीं जो वॉलंटरी रजाकाराना तौर पे खुद से ही बेरोजगार है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट वो जो नॉन वॉलंटरी तौर पे, इनवॉलंटरी तौर पे, हाँ जी, वो बेरोजगार है, बेरोजगार है नॉन वॉलंटरी तौर पे। जैसे फर्ज कीजिए एक पेंशनर है, भाई आप ही तो बेरोजगार हैं। हाँ, अब बोलना क्या बोल रहे थे पहले? हाँ, ना कोई काम करते हैं ना पेपर पास करते हैं, तो फिर क्या हुए? अच्छा हाँ, ठीक है, चलिए। तो आप लोग भी एम्प्लॉयमेंट सर्च नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट सर्च नहीं कर रहे, लेकिन क्या आप अनएम्प्लॉयड है? बाय डेफिनेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं। इस तरह पेंशनर हजरात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में कौन आएगा? जो नौकरी एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहा है और उसे नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स। पहले टाइप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी टाइप
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरी टाइप डिमांड डेफिशिएंट या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ टाइप रियल वेज या क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये भाई जो हमारे मैटर लिखते हैं ना, वो पता नहीं, सुबह की क्लास में सही लिखते हैं, इस टाइम पे उन्हें कुछ हो जाता है। ये अनपॉसिबल भी वही लिख के गए। चलिए, तो टाइप्स अनएम्प्लॉयमेंट की कितने हैं? 4 यार, 1 2 3 करके 3 कहाँ से आगे मेरे भाई? 4। फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, डिमांड डेफिशिएंट और रियल वेज। रियल वेज को क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, डिमांड डेफिशिएंट को साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी टाइप्स? 4। पहले फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसकी टेंशन ना लीजिए, ये तो अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म में इसमें बंदा अनएम्प्लॉयड होता है, अच्छी बात। अभी अच्छी बात कैसे? बेरोजगार हो गया। कहता है जब लोग बेहतर, देखिए जो भी बंदा किसी जगह पे होता है ना, नॉर्मली वो बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखता रहता है, और अगर उसे लगे कि जिस जगह पे वो काम कर रहा है ये उसकी एबिलिटीज के मुताबिक जॉब नहीं है, तो वो उसको छोड़ के कोई बेहतर जॉब की कोशिश करता है, ढूंढता है, हाँ, ज्यादा पैसे के लिए। इसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिस्ट कहते हैं जब कोई पर्सन एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव करता है, एक जॉब पे काम कर रहा है, वहां से दूसरी जॉब पे, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी बेटर सैलरी, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट की तलाश में रहता है। और चूंकि ये उसकी मूवमेंट जो है ये उसकी बेहतरी के लिए, इसीलिए इसको नॉर्मली नेगेटिव सिग्नल नहीं समझा जाता, और ये होती भी आर्जी तौर पे 2-3 महीनों तक। यानी एक बंदा फर्ज, अव्वल तो जो बंदे जॉब छोड़ते हैं वो पहले अगली जॉब ढूंढते हैं, फिर पिछली छोड़ते हैं जॉब, बेहतर। लेकिन फर्ज कीजिए अगर वो अपनी स्किल्स के बारे में कॉन्फिडेंट है, तो स्टिल अगर वो पहली जॉब छोड़ भी देते हैं, अगली जॉब तक जाने में नॉर्मली 2-3 महीने लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर नीयत से सही तरीके से सर्चिंग करें तो इसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब से दूसरी जॉब पे मूव करना शॉर्ट टर्म। क्लियर हो गया? इसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल, जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हों तो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बात आई समझ में? मैंने तो समझाई नहीं, असल चीज ही इसमें स्ट्रक्चर का लफ्ज़ समझना है, वो तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, देखें टेक्नोलॉजी कहीं कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, रुकती नहीं एक जगह पे, वो अपग्रेड होती रहती है। ठीक है, आज से कोई 15-20 साल पहले आपको याद होगा कि वो होते थे कैसेट्स प्लेयर होते थे, शायद आपने देखे हो, वो टेप होती थी, टेप में कैसेट लगती थी, वो रील वाली कैसेट होती थी, हाँ, पेचकस से घुमाते थे, हाँ, या वो पेंसिल से भी घुमाते थे, हाँ, वो टेक्नोलॉजी थी। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई, वो लोग जो थे वो जो कैसेट्स वगैरह बेचते थे उनको रिप्लेस कर दिया सीडी प्लेयर्स ने। सीडी के बाद बारी आई फिर यूएसबी की। वो सीडी में हम 30 रुपए की सीडी ले गए, उसमें 3 मूवीज हुआ करते थे। फिर उसके बाद यूएसबी आई 50 रुपए में, कहता पूरी की पूरी यूएसबी भरवा लें, और 10 GB की, उसमें कोई 50-60 मूवीज आ सकते थे। ठीक है, अच्छा, यूएसबी के बाद अब इवन यूएसबी का जो दौर है ये भी पुराना हो रहा है, ये 4G 5G की वजह से, या ये जो व्हाट्सएप वगैरह के जैसे फाइल शेयरिंग के सॉफ्टवेयर है इन वजह से। तो टेक्नोलॉजी याद रखे कभी भी एक जगह पे रुकनी नहीं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस से मुराद ये है इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी चेंज हो। अब अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो बिजनेसमैन को चाहिए अपने, या वर्कर को चाहिए अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक डेवलप कर लें। अगर कोई बिजनेसमैन, वर्कर्स अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक डेवलप नहीं करते तो वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से निकल जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे जिस बंदे ने
उस जमाने में सिर्फ जो टेप को ठीक करना सीखा, सीडी प्लेयर को ठीक करना नहीं सीखा। 5-7 साल के बाद उसकी मार्केट में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि लोगों ने टेप्स वगैरह इस्तेमाल करनी छोड़ दी, सीडी प्लेयर इस्तेमाल करते थे। इसी तरह जिस वक्त, ये सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है, जब आपको याद होगा पुराने जमाने में टाइपराइटर होता था, जब टाइपराइटर से कंप्यूटर्स आए, कीबोर्ड, जिन लोगों ने कंप्यूटर्स पे टाइपिंग सीख ली वो तो उनको तो नए एनवायरनमेंट में कंप्यूटर सिस्टम में जॉब्स मिल गई, लेकिन जिन्होंने टाइप राइटिंग से शिफ्ट नहीं हुए और टाइप राइटिंग न्यू स्किल्स नहीं सीखी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, अब वो लोग भी रिप्लेस हो गए। आज से 10 साल पहले आप अनारकली अगर जाते तो आपको वहाँ पे बहुत से 10-15 साल पहले टाइप राइटर के साथ लोग बैठे मिलते हैं एप्लीकेशन वगैरह टाइप करने के लिए। आज आपको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो कंप्यूटर की शॉप्स हैं कि वो कहते हैं आपने कोई भी सीवी बनाना है हमें बताइए, हमारे पास टेम्पलेट्स पड़े हैं, 5-10 मिनट में आपको सीवी निकाल देते हैं, प्रिंट निकाल देते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से मार्केट में डिमांड चेंज होती रहती है लेबर की। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, जो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी की वजह से हो। स्ट्रक्चरल का मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी मिसमैच हो किसमें, बिटवीन स्किल्स रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कोई और स्किल चाहता है, एम्प्लॉयर कहता है मैं उस बंदे को नौकरी दूंगा जिसको टाइपिंग आती होगी कीबोर्ड पे, एंड स्किल पोजेस्ड बाय एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय को कीबोर्ड पे टाइपिंग नहीं, उसे टाइपराइटर पे आती है टाइपिंग। अब जो स्किल एम्प्लॉयर को चाहिए और जो एम्प्लॉय के पास है, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो अनएम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉयर ऐसे एम्प्लॉय को रखेगा? बिल्कुल भी नहीं रखेगा। तो इस वजह से जो लोग नौकरी से महरूम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक इशू है, ये इशू है। क्लियर हो गया दोनों में फर्क? आगे चलते हैं। डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को जो किस वजह से हो, एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से। जैसे इस एग्जांपल में देखें, ये एग्रीगेट सप्लाई कर, ये एग्रीगेट डिमांड कर। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है? ये लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट। करंट लेवल क्या है हमारा? आउटपुट कम है। तो ये है हमारा जो डिफरेंस यहां से लेके यहां तक। अब देखें, यहां से लेके यहां तक लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट आ रही है ना, और यहां से लेके यहां तक पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये, यानी इकोनॉमी में टोटल लोग इतना काम कर सकते हैं, करंटली इतना कर रहे हैं। ये जो गैप है, किस वजह से गैप है? एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से, मार्केट में रिसेशन की वजह से। एग्रीगेट डिमांड किस वजह से? मार्केट में रिसेशन की वजह से कम होगी। तो एग्रीगेट रिसेशन की वजह से एग्रीगेट डिमांड का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम होना, इसकी वजह से क्या अनएम्प्लॉयमेंट होगी? इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट भी। साइक्लिक क्यों कहते हैं? इसलिए कि बिजनेस साइकिल की वजह से है। आपको याद होगा रिसेशन एक स्टेज है बिजनेस साइकिल की। तो ये एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से कम किस वजह से होती है वाला? रिसेशन की वजह से। इसीलिए इसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? डिमांड डेफिशिएंट या साइक्लिक। व्हेन एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस, कब? रिसेशन में। क्लियर? वैसे कोशिश करें इसे थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड कर को और पीछे ले जाएं ताकि सिचुएशन ज्यादा स्वेयर होकर सामने आए। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपको पता है कि जब आप कैफ क्वालिफाई कर लेंगे, आपके आर्टिकल स्टार्ट होंगे, आपको फर्म की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाएगा मंथली 12,700। अच्छा, सिलेबस का पता हो ना हो, ये पता है कि आर्टिकल में 12,700 मिलता है। क्या कम है? कितना होना चाहिए? 25,000 हो जाना चाहिए। ठीक है, आज का कंसर्ट पढ़ने के बाद आप शुक्र अदा करेंगे कि 12,700 है, 25,000 नहीं है। सुने सुने, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा भैया। सुने, मार्केट में एक होता है डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम रेट। ठीक है, फर्ज कीजिए
फैक्ट्री मार्केट में जितनी लेबर की डिमांड और सप्लाई है, अगर वेज रेट हो 15,000 तो फैक्ट्री वर्कर्स जो है, वो जो फैक्ट्री ओनर है, वो वर्कर को इंगेज करेंगे, अपने काम पे रखेंगे। फैक्ट्री वर्कर का माइंडसेट देखिए क्या है, जितना वेज रेट कम होगा ना उतने ज्यादा लोगों को रखूंगा मैं। माइंडसेट समझ आया? वर्कर्स का माइंडसेट क्या है, जितना वेज रेट ज्यादा होगा वर्कर्स का, उतना हम ज्यादा काम करेंगे। वर्कर का माइंडसेट बता रहा हूं। और अगर वेज रेट कम हुआ तो काम कम करेंगे, ये वर्कर्स का। और फैक्ट्री ओनर का माइंडसेट क्या है, वेज रेट ज्यादा होगा, कम लोगों को रखना है क्योंकि वारा नहीं खाता उसको। वेज रेट कम होगा, ज्यादा लोगों। इसका मतलब ये है फैक्ट्री वर्कर क्रिएट कर रहा है सप्लाई ऑफ लेबर और फैक्ट्री ओनर क्रिएट कर रहा है डिमांड ऑफ लेबर। इससे एग्री करते हैं? अच्छा, अब फर्ज कीजिए कि ये है, जिस तरह किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई और डिमांड का कर्व बनाया जा सकता है, जो लेबर वर्कर्स हैं इनका भी सप्लाई और डिमांड का कर्व बनाया जा सकता है। यहां पे देखिए, अच्छा यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई और चीज है, यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई और चीज है। यह है वेज रेट, यह है क्वांटिटी ऑफ लेबर। ये कर्व हमें बता क्या, डायग्राम बता क्या रही है, सप्लाई ऑफ लेबर, यानी अगर वेज रेट ज्यादा होगा सप्लाई ज्यादा होगी, मजदूर ज्यादा काम करने को तैयार है। वेज रेट कम होगा सप्लाई कम। डिमांड क्या है, ये फैक्ट्री ओनर्स की तरफ से, वेज रेट कम होगा डिमांड ज्यादा है, वेज रेट ज्यादा होगा। अब फैक्ट्री वर्कर ये चाहता है कि एम्प्लॉय मुफ्ती काम कर ले तो अच्छा है, और वर्कर्स ये चाहते हैं कि भाई सारे पैसे अगर ओनर से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कौन कामयाब होगा अपने मकसद में? कोई भी नहीं। दरमियान में आके निगोशिएशन के बाद मिड में आके कहीं सेटलमेंट होगी। फर्स्ट कीजिए इस वक्त मार्केट में सेटलमेंट हो गई 12,700 पे। 12,700 पे जितने भी सीए फर्म्स हैं इन्होंने सारे आर्टिकल स्टूडेंट को इंगेज कर लिया। ये मार्केट प्राइस सेट हुई, जैसे मार्केट प्राइस सेट होती थी, मार्केट रेट सेट हो। यहां तक बात समझ आती है? आई कैब ने कहा नहीं 12,700 कम है, 20,000 होनी चाहिए मिनिमम स्टाइपेंड जो मिले बच्चों। कितना? अब बताइए, फैक्ट्री ओनर बन के सोचे 20,000 देना तो पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आई कैब ने कहा, आई कैब रेगुलेटर है स्टूडेंट का भी फर्म का भी, 20,000 देना। लेकिन क्या वो पार्टनर कॉस्ट में जो इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से अपना प्रॉफिट कंप्रोमाइज कर लेंगे कि वो चाहे कि हमारा प्रॉफिट उतना ही हो? प्रॉफिट उतना ही हो, वो 20,000 देने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि रेगुलेटर ने कह दिया। लेकिन गैस कीजिए क्या करेंगे? अगर बंदे रखे हुए हैं उन्होंने 100, तो वो 40 को निकाल देंगे, 50 को निकाल देंगे, बाकी 50 को कहेंगे ठीक है 20,000 मिलेगा। लेकिन अब जिन 50 को निकाला उनका काम किसने करना है? उसका काम भी जो रिमेनिंग 50 वाले हैं उनको करना पड़ेगा। ये आपको फैक्ट्री ओनर की साइकी बता रहा हूं, ठीक है? इसी वजह से ओवरऑल, अब देखें जिन एम्प्लॉयज को ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान हुआ इससे, कैसे? जिन एम्प्लॉयज को नौकरी से जवाब दिया उनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी, और जिनको ज्यादा पैसे देने को तैयार है उन पे बर्डन भी ज्यादा कर दिया, उनका बर्डन भी उधर बर्डन शिफ्ट कर दिया। इस चीज को आप प्रैक्टिकली खुद ऑब्जर्व करेंगे। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मार्केट में। अगर गवर्नमेंट मार्केट इक्विलिब्रियम रेट जो है इससे हाई सेट करती है 20,000, जैसे गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस जो है वो पंजाब में कितनी है? 17,000 के करीब है, शायद 17,500। अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट डिसाइड करती है
और ये मिनिमम वेज रेट इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है, तो बताइए वो इस प्राइस देने को तैयार है? वर्कर्स दे देंगे क्योंकि रेगुलेटर ने कहा। लेकिन इस हायर प्राइस पे डिमांड कितनी है? ये, और सप्लाई कितनी है? ये। और अब इन दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, डिमांड और सप्लाई, किस वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ? प्राइस हाई होने की वजह से। प्राइस हाई होने, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रियल वेज या क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज जो वेज की वजह से हुई हो, वेज में इंक्रीज होने की वजह से। अब बताइए, क्या फर्म को 20,000 स्टाइपेंड देना चाहिए ताकि आप में से आधे स्टूडेंट को आर्टिकल्स मिले ही ना? फर्म को हाँ 10, ताकि आपकी डिमांड ज्यादा हो। अभी आपका कैफ क्वालिफाई भी नहीं हुआ, फर्म पहले ही आपको फोन करके ऑफर कराए, सर आए आप हमारे पास आर्टिकल्स कीजिए। क्योंकि अगर फर्म को चीप लेबर मिलेगी, याद रखें, फर्म ज्यादा हायर करेगी, फर्म ज्यादा हायर करेगी। चीप से मुराद घटिया नहीं, चीप से मुराद सस्ता है भाई। वैसे तो समझ गए हैं आप कुछ ज्यादा जी। अगर फर्म ज्यादा, देखिए ज्यादा से मुराद ये भी नहीं कि वो अनलिमिटेड हायर कर देगी, मतलब इतना कि आसानी के साथ किसी पे बर्डन ज्यादा ना हो। आप सुबह 9 साढ़े 9 बजे जाएं और 5 साढ़े 5 बजे वापस घर आ जाए। लेकिन अगर आप पैसे ज्यादा ले रहे हैं तो फर्म ये कंफर्म है आपसे रिकवरी जरूर करवाएगी। फर्म में एक एक दिन का हिसाब रखती है, बजट बना रहे होते हैं आपका। बहरहाल ये प्रैक्टिस की चीजें जब जाएंगे समझ भाई, ये डायग्राम समझ आई। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना भाई, स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों डायग्राम इकट्ठी बनाते हैं, एक ही कंसर्न में दो डायग्राम बन गया, इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी वही रख देते हैं, इसका भी वही रख देते हैं, वो सारी डायग्राम गलत हो गई। नहीं सही क्या मतलब, सेम रखना चाहिए क्या? और ये एवरेज प्राइस लेवल है, ये वेज रेट है, ये जीडीपी है, ये क्वांटिटी ऑफ लेबर है। और इसको एस नहीं लिखना सप्लाई, इसको एस एल लिखना है। क्यों? सप्लाई ऑफ लेबर है। इसको डी नहीं लिखना, डी एल डिमांड ऑफ लेबर है। भाई क्लियर हुआ ये? अच्छा अब मुझे बताइए, क्लियर हुआ कि क्या गवर्नमेंट को कोई स्टेप्स लेने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए? ये स्टेप्स किसको लेने चाहिए भला? गवर्नमेंट को, और कौन लेगा? फैक्ट्री मालकान को थोड़ी टेंशन है, उन्हें तो सिर्फ अपनी इस बात से गर्ज है कि कॉस्ट कम हो हमारी। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है। अच्छा हमने कोशिश किया कि मेयर्स जो है ना उनको लिंक करें टाइप्स के साथ। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, एक बंदा जॉब ढूंढ रहा है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं, क्या करें? जॉब नहीं, कोई ऐसी वेबसाइट ना क्रिएट कर दें जिस पे एम्प्लॉयर आके जॉब वैकेंसीज डाले और जो एम्प्लॉयज है वहां अपनी सीवी अपलोड करें, ताकि दोनों आपस में मिलके जो भी उनकी सेट जो जिसको वारा खाता है उधर एज हो जाए। ठीक है भाई, होना चाहिए कि नहीं? ये कह रहा है मेंटेन करें डाटाबेस। किसका मेंटेन करें डाटाबेस? जॉब वैकेंसीज का भी और अनएम्प्लॉयड लोगों का भी। हाँ जैसे rosie.pk, पीके है कि rosie.com है? rosie.com है, चले बहरहाल जो पीके दोनों चलते, चले ठीक है जो भी है। हाँ rosie.pk या rosie.com, जो भी आपको जाके सर्च करके देखिएगा, उसमें आपको पोर्टल नजर आएगा जिसमें जॉब वैकेंसीज भी है और लोग अपने सीवी भी अपलोड करते हैं। तो इसका मतलब है जो अच्छी बेहतर जॉब ढूंढना चाहता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का केस है, फौरन उधर जाकर रजिस्टर हो जाए। आसानी होगी कि नहीं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक स्किल्स ही नहीं है, तो क्या करें? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करें। जैसे कौन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड, आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं? वो है टैवटा, आपने नाम सुना टैवटा? और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, ये या VTI वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम सुना है? ये क्या, ये टेक्निकल स्किल सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई वगैरह। हाँ सर्टिफिकेट मिला था? नहीं वो मैकेनिक, हाँ वो फ्रिज वगैरह भी ठीक करने का कोर्स करवाते हैं। आगे चलते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्लियर हो गया?
इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस। भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस का डिमांड कम है, इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस किया जाए? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ। भाई कैसे बढ़ाओ? लोग सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करके, शाबाश, टैक्सेस कम करके, बिल्कुल। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करेगी। बेनजीर इनकम, ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए, वरना और भी तरीके हैं सब्सिडीज प्रोवाइड करने के। डेवलप का, अच्छा अब ये लोग बेरोजगार हो गए इतने, क्या करें? इन्होंने गवर्नमेंट को आगे कहते हैं सर अब देखें आपकी वजह से आपने हमारा भला करने के लिए वेज रेट बढ़ाया, हमारा भला क्या होना था वो हमें आधे लोगों को नौकरी से जवाब दे दिया उन्होंने। तो गवर्नमेंट कहेगी परेशान नहीं होना, डेवलप कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कहेंगे इसका क्या मतलब है डेवलप कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? कहता है तुम्हें नौकरी नहीं मिलती ना, नहीं मिलती तो खुद अपने का काम बिजनेस शुरू कर लो, अपना बिजनेस शुरू कर लो, ठीक है? आपको पता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है जो कि कोई 70-75 किस्म के जो बिजनेस हैं इनका प्रपोजल बनाया रिसर्च करके कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, आप कहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं, ये सारे बिजनेस प्रपोजल फिजिबिलिटी स्टडीज बना के अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हुई हैं। ये किस लिए? ताकि जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज हैं, ये छोटे मोटे ताजिर हजरात, बिजनेसमैन जो छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो लाख 2, 2.5, 3 लाख से शुरू हो जाए, उनको आसानी हो, सहूलत हो, ठीक है? ये स्मैडा है, स्मॉल एंड मीडियम साइज, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुछ इस तरह का नाम है। और नहीं अपनी तरफ से नहीं है ये, स्मॉल एंड मीडियम और डेवलपमेंट अथॉरिटी मुझे कंफर्म है, ई से मेरा है एंटिटी है, सर्च करके देख ले भाई, स्मैडा। इससे क्या होता है, लोग जो अनएम्प्लॉयड है वो अपने बिजनेस की तरफ आते हैं। और ये जहन में रखिएगा, अपना बिजनेस बहुत बेहतर होता है, चाहे छोटे लेवल पे क्यों ना हो, बरकत भी होती है, बिल्कुल। तो शर्त यह है कि नियत से किया जाए। जी बिल्कुल। अब बताइए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गए। सबसे अहम आज के कंसेप्ट में क्या था जो अभी तक हमने पढ़ा? डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, रियल वेज। डायग्राम समझ आ गए? आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एक इकोनॉमिस्ट था फिलिप्स, बल्ब नहीं बनाता था भैया, इकोनॉमिस्ट था, इसलिए मैंने पहले कहा, इंजीनियर नहीं था। इकोनॉमिस्ट ने, उस इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च की, पूरे दुनिया के बहुत से मुल्कों का डाटा लिया और कहा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन्होंने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करना है, ऐसा ही है। मैक्रो ऑब्जेक्टिव, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ना क्या कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी था, इन्फ्लेशन भी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो। उसने लेकिन रिसर्च की और इस नतीजे पे पहुंचा दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कम नहीं हो सकती, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशनशिप है। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में, यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्या कहा फिलिप्स ने? कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। किसमें? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। किसने कहा? फिलिप्स ने। क्या कहा? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। भाई किस किस में? अनएम्प्लॉयमेंट में, इन्फ्लेशन में। अच्छा, ओरिजिनली जो उसने अपनी थ्योरी पेश की ना, तो उसमें वेज रेट का जिक्र किया। उसने कहा देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट। लेकिन आपको पता है हमने एक थ्योरी पढ़ी थी वेज प्राइस स्पाइरल,
कि वेज के इंक्रीज होने से प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वेज रेट के साथ इन्फ्लेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे वेज रेट इंक्रीज होगा प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाती है ओवरऑल। तो अगर आपको किसी जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट के साथ वेज रेट लिखा नजर आए वो भी वही चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन लिखा नजर आए वो भी वही चीज़ है। क्लियर? तो फिलिप्स ने क्या कहा? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट। हमने कहा समझ नहीं आई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक्सप्लेन विद द हेल्प। अच्छा, इसमें याद रखें सीधी लाइन नहीं हमने खींची, क्यों? वो तो डिमांड कर्व बन जाते हैं। इकोनॉमिक्स में हर कर्व की शेप दूसरे से फर्क है। अगर सीधी लाइन खींच दे वो भी तो इनवर्स रिलेशनशिप शो करवाती, वो डिमांड कर्व बन जाती। फिर हमने कर्व खींचा, लेकिन कर्व भी हमने, ये तो डिमांड कर्व बन, इस तरह नहीं खींचा, ये इंडिफरेंस कर्व बन जाता। हमने इनवर्स रिलेशनशिप ऐसे बनाया कर्व की शेप में, और उसे खास तौर पे एक्स एक्सिस से नीचे ले गए। क्यों भला? ताकि इंडिफरेंस कर्व से डिफरेंशिएट किया जा सके, ताकि इंडिफरेंस कर्व से, वरना तो इंडिफरेंस कर्व भी बन जाता ना। तो फिलिप्स कर्व जब भी हमने बनाना है इसे एक्स एक्सिस से नीचे जरूर लेके, थोड़ा सा नीचे ले आए हसबे जायका। अब यह है फिलिप्स कर्व। बताइए फिलिप्स कर्व क्या बता रहा है? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप किस किस में? बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट। वही मैसेज जो उधर था इधर आ गया? कह रहा नहीं, अभी भी नहीं। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दीजिए। एक्सप्लेनेशन जरा थोड़ी टेक्निकल है, सुनिएगा। उन्होंने कहा अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम का मतलब लोग ज्यादातर काम पे लगे होंगे, तो मार्केट में शॉर्टेज ऑफ लेबर होगी। एग्री करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मार्केट में मजदूर मिलना मुश्किल होगा, मजदूरों की बारगेनिंग पावर ज्यादा होगी, और जिसकी बारगेनिंग पावर ज्यादा हो, चलती तो उसी की है, तो वेज रेट क्या होगा? ज्यादा हो गया। ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, वेज रेट ज्यादा हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप आया कि नहीं? लिंकिंग समझ आई कि नहीं? बारगेनिंग पावर के थ्रू लिंकिंग हमने बनाई। समझ आई? नहीं, हाँ नहीं समझ आई, दोबारा से सुनिए। अब एग्जाम्पल चेंज करके अब की बार अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, बेरोजगार ज्यादा है, शॉर्टेज ऑफ लेबर होगा कि सरप्लस? मार्केट में लेबर बहुत ज्यादा है, बारगेनिंग पावर किसकी होगी? वर्कर्स की के एम्प्लॉयर की। तो वेज रेट क्या होगा? जिसकी बारगेनिंग पावर हो उसी की चलती है, वेज रेट कम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई, लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ लेबर, बारगेनिंग पावर वर्कर्स की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ढूंढने से वर्कर नहीं मिल रहा। वेज रेट बढ़ाना पड़ेगा, किस लिए? ताकि नए वर्कर्स को अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है? हाँ, चिराग लेके ढूंढने पड़ेंगे उनको। भैया कुछ कुछ समझ आई आपको? ये था हमारा फिलिप्स का कर्व। बल्ब नहीं भैया, कर्व, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या बताता है? इनवर्स रिलेशनशिप किन दो चीजों में? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट का ले या वेज रेट का ले, एक ही बात है। ठीक है? फिलिप्स डायग्राम समझ आ गई? अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन से? फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, डिमांड डेफिशिएंट, रियल वेज या क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर?
डिमांड डेफिशिएंट को साइक्लिक भी कहते हैं। डायग्राम बना लेंगे दोनों की। अच्छा, अब वैसे एक टाइम है हमारे पास, एक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। फिलिप्स कर्व जो था ये वो डायग्राम ये जानबूझ के पूछा ना, ये वाले डायग्राम। अच्छा चलिए, ये है रियल वेज या क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज या क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट कब अराइज होती है? व्हेन मिनिमम वेजेस, जब मिनिमम, जो कौन डिसाइड करता है? जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है मिनिमम वेजेस क्या होंगे। जो हो सकता है वर्कर्स ने आपस में ट्रेड यूनियन बना के डिसाइड किया हो, भाई हम में से कोई भी 20,000 से कम पे काम नहीं करेगा। जब मिनिमम वेजेस, रेगुलेटेड वेजेस ज्यादा हो, किससे? इक्विलिब्रियम रेट से, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसे कहेंगे क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, बात समझने की ये है कि वेज रेट ज्यादा होने से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? वेज रेट ज्यादा होने से अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे होगी कि फैक्ट्री वर्कर्स ज्यादा तनख्वाह की वजह से कम मजदूरों को रखेंगे और उन्हीं से ज्यादा काम लेंगे, उन्हीं से ज्यादा काम लेंगे। फर्ज कीजिए आपके घर में कोई काम वाली काम करती है 5,000 महीने पे, और वो कहे नहीं मैं तो अब 10,000 रुपया महीना लूंगी। अब आप क्या करेंगे? अगर गवर्नमेंट ने कहा कि इसको 10,000 रुपये महीना देना है, आप कहेंगे ठीक है 10,000, लेकिन काम पहले से आप डबल करवा लेंगे, बढ़ा लेंगे। पहले अगर आप उसे दरमियान में कोई रेस्ट करने का टाइम दे देते थे, तब उसके नहीं भाई 10,000 नहीं लेने, काम करो। तो जो फैक्ट्री ओनर होते हैं उनकी साइकी होती है, अगर मजबूरन उन्हें वेज रेट बढ़ाना भी पड़े तो वो बैलेंस करने के लिए काम का प्रेशर बढ़ा देते हैं, और जो एक्स्ट्रा वर्कर्स होते हैं उनको नौकरी से जवाब दे देते हैं। इसे कहते हैं रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम वेज रेट ये था जहां पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर सेम थे, मार्केट में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया या मजदूरों ने ट्रेड यूनियन वगैरह की वजह से एग्रीमेंट, हड़तालें वगैरह करके अपना वेज रेट बढ़ाया भी, तो फैक्ट्री वर्कर क्या करेगा? हाई वेज रेट पे देखिए डिमांड कितनी है, ये कम, सप्लाई ज्यादा। तो जब डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, ये कौन सी सिचुएशन आ जाती है? सरप्लस। अब लेबर सरप्लस, तो वो क्या करेंगे? निकाल देंगे एक्स्ट्रा लोगों को, और जो बाकी रह गए आधे लोग, उन्हीं से डबल काम करवाना शुरू कर दें। तो जब मिनिमम वेज रेट इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। इससे एग्री करते हैं? ये डायग्राम आपको इतना तो बता रही है ना कि मिनिमम वेज रेट अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी मार्केट में। इस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं रियल वेज या क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट। अहम चीज ये आपको ये पता हो, ये डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व। बाकी डायग्राम सिंपल वही जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ी हुई है। क्लियर हो गया जी? चलिए, अच्छा अब देखें, हालांकि हमारे लास्ट 2 वीक्स चल रहे हैं, लेकिन देखिए मैंने कमेंट किया था आपसे कि हम एंड पे ऐसा नहीं, ना हमारी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ेगी, ना हमारे संडे ऑन होंगे, और ना ही एंड पे भागम भाग वाला काम होगा। 2 कंसेप्ट है। टाइम हालांकि अभी भी है हमारी क्लास का, 10 मिनट मजीद हम बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बिठा रहा, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हमने, ओवर बर्डन तो नहीं हुए, बट ठीक है। हाँ, इसी तरह इंशाल्लाह हम डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। उम्मीद है कि 31 जनवरी या मैं भी 1-2 दिन ऊपर हो, अब कोशिश होगी कि ना हो। उम्मीद है 31 जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।